हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम ये करेंगे न्यूमेरिकल्स टॉपिक 1.7 असाइनमेंट के एंड सारे कॉन्सेप्चुअल्स में डिस्कस करूंगा टॉपिक नंबर 1.6 असाइनमेंट का। ये जो टॉपिक था ये आपका बेसिक चार्जिंग वगैरह वाला टॉपिक है। इसके सारे न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूं जो मैंने एक्सरसाइज में दिए हैं। एक्सरसाइज नंबर टॉपिक नंबर 1.7 पहली एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर की, और फिर उसके बाद जो पिछले पिछले कॉन्सेप्चुअल्स हैं टॉपिक नंबर 1.6 वो सारे डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1.7 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे कह रहा है a metal surface has a positive charge of 10 to the power minus 9 coulomb. How many electrons would have been removed from the surface? अब आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था ये क्वांटाइजेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE। सो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। आपको N निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे आपने, और E की वैल्यू तो आपको पता ही है, विच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सो फॉर्मूला लगाइए, Q इज इक्वल टू NE। सो नंबर आ जाएगा चार्ज अपॉन E। चार्ज है 10 टू पावर माइनस 9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, सो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10। 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू याद रखो, काफी जगह काम आएगी। सो वो होती है 0.625, तो उसको मैंने सीधा यूज कर लिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे इतने पॉजिटिव चार्ज के लिए। पहला क्वेश्चन क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगेन बेसिक क्वेश्चन, आपको चार्ज दिया है 1 कूलम, नंबर आपको निकालना है। फिर से फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज इज 1 कूलम, N आपको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। सो नंबर हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19। 1 अपॉन 1.6 कितना होता है? 0.625। 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, सो विच इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा? सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 3। कहते हैं कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 25 ml ऑफ वाटर। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है। 25 ml ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। Now the question says 25 ml of water. So 25 ml of water का मतलब हुआ 25 grams of water। हाँ कि ना? 25 ml पानी मींस 25 ग्राम पानी, क्योंकि डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सो H2O वाटर, टोटल एटॉमिक मास ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो गया 18। तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम्स ऑफ H2O। 18 grams of water contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water। हाँ कि ना? 1 मोल में। सो आपको कितने ग्राम बोला है? आपको बोला है 25 ग्राम्स। सो 25 ग्राम्स ऑफ वाटर contains how much molecules? 6.023 into 10 to power 23 divided by 18 multiplied by 25 molecules of water। ये एटम्स नहीं, ये एटम्स नहीं लिखोगे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, H2O है, इट इज अ मॉलिक्यूल। सो इतने मॉलिक्यूल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं सॉल्विंग के। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जितना टोटल एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का है 8, तो टोटल इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर नहीं बोलते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, वो कितना होता है? जितना टोटल एटॉमिक नंबर होता है। सो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, तो टोटल हो गया 10। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contains 10 electrons। Therefore, total number of electrons कितने हो गए?
जितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10^23 अपॉन 18 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया आपके पास, ये जो पूरी संख्या है ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको निकालना क्या है, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दो, प्रोटॉन्स, एक ही बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। सो आपको, आपके पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयरफॉर टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो कितना हुआ, प्लस और माइनस नंबर which is 6.023 into 10^23 into 25 into 10 upon 18 into charge of one electron which is 1.6 into 10^-19 इतना कूलम। तो आप इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कृपया ध्यान से पढ़िए। फोर्थ कह रहा है 3 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग चार्जेस इतना 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 रिस्पेक्टिवली, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट मिला है तो कंडक्शन हो जाएगी। कंडक्शन में आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस सच दैट आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस बिकम इक्वल। सो चार्ज ऑन ईच बॉल आफ्टर शेयरिंग वो कितना हो जाएगा, तीनों का सम -3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम प्लस 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम प्लस 4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम डिवाइडेड बाई 3। 10⁻12 कॉमन, 8 4 12 में 3 गए 9, 9/3 3, आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इतना चार्ज हर बॉल के पास आ गया और ये पॉजिटिव हुआ, मतलब ओवरऑल तीनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच बॉल, आ गया आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस और डेफिसिट ऑन ईच बॉल आफ्टर कॉन्टैक्ट। अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो डेफिशिएंसी होती है, सो आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट। डेफिसिट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो हो जाएगा Q इक्वल टू NE, सो N हो जाता है Q बाई E 3 इंटू 10⁻12 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अगर हो गया तो देखिए, an electrically neutral coin of mass 3 grams contain equal amount of positive and negative charge। ओके जी, 3 ग्राम का कॉइन है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। अज्यूमिंग दैट कॉइन इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, मास नंबर होता है 29। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ईच कॉइन। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। कैसे, 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर contains 6.023 into 10⁻23 atoms of copper। हाँ की ना, 63.5 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स ऑफ कॉपर हो गए, आपको 3 ग्राम्स में बोला। सो 3 grams of copper contain 6.023 into 10⁻23 divided by 63.5 into 3 atoms of copper। हाँ की ना, इतने एटम्स ऑफ कॉपर आ गए। अब आपको क्या बोला था निकालने के लिए, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ कॉपर। कॉपर के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल 29। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन 3 ग्राम्स वो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 3 इंटू 29। ठीक है ना। सो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। देयरफॉर चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर, Q इक्वल टू NE 6.023 इंटू 10⁻23
अपॉन 63.5 इंटू 3 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, इसके 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. So charge आपको दिया है, polythene piece rubbed with wool is found to have. Okay. So polythene piece पे negative charge है, minus 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. wool के साथ आपने किया। Okay. तो यानी वुल पे ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव, इतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक जितना लूज करता है दूसरा उतना गेन करता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। सो Q इज इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार्ज का मैग्नीट्यूड विच इज 3 इंटू 10 टू द माइनस 7 अपॉन E की वैल्यू विच इज 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19। ये सॉल्व करके आता है 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वुल टू कॉपर, वुल टू पॉलिथिन। वुल टू पॉलिथिन क्यों हुआ? क्योंकि वुल पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑब्वियसली पॉलिथिन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो वुल से कॉपर में, वुल से पॉलिथिन में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, तभी वुल पॉजिटिव हुआ और पॉलिथिन नेगेटिव हुआ। पहला पार्ट क्लियर। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो? नाउ एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम मास, so if electrons are transferred, obviously there is some mass transferred. So mass, yes, mass is transferred. कितना? वो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए उनके बराबर मास भी ट्रांसफर हुआ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल चुके हो 1.875 इंटू 10 टू पावर 12 जितने ट्रांसफर हुए। सॉल्व कीजिए, आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा केजी में, क्योंकि 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किसमें था? किलोग्राम में। क्लियर? सो ये तो थे इसके न्यूमेरिकल्स। अब हम शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल्स। टॉपिक नंबर 1.6 प्लीज अगर आपके पास नोट्स हैं तो निकाल लीजिए, नहीं है तो मैं आप सारे क्वेश्चन भी पूरे पूरे बोलूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल, सामने ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो उसको लिख के भी बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा साथ में, जो सॉल्व करने वाला होगा उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। एक टेबल आपको बताई थी मैंने, ग्लास रॉड उसमें पॉजिटिव था और सिल्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन वाली टेबल लर्न करनी है, तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क रिक्वायर्स अ चार्ज ऑफ प्लस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 12 कूलम। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? तो सिल्क पे क्या आएगा? उतना ही नेगेटिव, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरा उतना ही लूज करता है, तो इसका आंसर होगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। थर्ड क्वेश्चन, एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड अगेंस्ट वुल, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज? फिर से वही टेबल से याद रखना है, एबोनाइट रॉड नेगेटिव और वुल होता है पॉजिटिव। फोर्थ, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड पिथ बॉल। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, वो एक बॉल को अट्रैक्ट कर रही है। कैन वी कंक्लूड दैट द पिथ बॉल इज नेगेटिवली चार्ज्ड? आपको बताया था अट्रैक्शन, टू बॉडीज आर चार्ज्ड, when they are oppositely charged they attract each other, but if one body is charged and the other is uncharged, then also a charged body can attract an uncharged body by the process known as induction. So pith ball may or may not be charged because the attraction may happen due to induction also. आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम? Q आपको दिया है 1 कूलम, नंबर आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या लगेगा? Q इज इक्वल टू एनी, तो N हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे हैं विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Fe और Fe प्लस प्लस प्लस, Fe और Fe3 प्लस। Fe3 plus means it has lost 3 electrons. So Fe के पास there will be more electrons than Fe plus 3 plus. Cl or Cl minus. Cl or Cl minus. Cl minus means it has gained electrons.
सो Cl माइनस के पास देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आ जाते हैं 7 पे। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं, 20 कूलम, 30 कूलम, 50 कूलम, 1000 कूलम, इतने बड़े बड़े चार्ज हैं। इसमें आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हो, मतलब फ्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, यू कैन इग्नोर दैट। द रीजन फॉर दैट इज व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, when a body loses electron, there is a very minuscule amount of change in the charge of the body. So if we are dealing in a body which has a very large amount of charge, then minuscule amount of charge left or gained can be ignored. मतलब आप खुद सोचो, अभी आपने देखा 1 कूलम के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए। तो 1 कूलम चार्ज अगर बॉडी ने गेन करना है और लूज करना है, so 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होने पड़ेंगे। So few electrons here and there won't make much of an effect. That is why we can ignore quantization in dealing with macroscopic charges. 8th, what is the cause of quantization? Cause of quantization क्या था भाई? Cause of quantization था कि only integer number of electrons can be transferred from one body to another. That is a cause of quantization of charge. Next, why are the tires of an aircraft made slightly conducting? मैंने आपको बताया था, जब when aircraft flies तो क्या होता है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन its body gets charged, बॉडी चार्ज हो जाती है। तो कंडक्ट दैट चार्ज टू ग्राउंड, उसके टायर्स में आप कार्बन फाइबर मिलाते हो, सो दैट ऑन लैंडिंग दैट एंटायर चार्ज गोज टू ग्राउंड। व्हाट आर क्वार्क्स? एक्सप्लेन किया था, क्वार्क्स क्या होता है? These are the fractional charges of which fundamental charges like electrons, protons, neutrons are made of. Why can't an insulator be charged by induction? इंसुलेटर को इंडक्शन में नहीं, बिकॉज उसके पास फ्री चार्जेस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें सबके सब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। What are induced charges? Charges which appear on the two faces of a conductor when it is placed in an external electrical field, या external effect, या बोल दो under the influence of another charge, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। How do charges interact? आपस में फोर्सेस कैसे लगती है? Like charges repel, unlike charges attract. Question 14, what is the elementary charge considered in nature? Elementary charge मतलब सबसे बेसिक चार्ज आप कौन सा कंसिडर करते हो नेचर में? That is the charge of electron. 15th, is mass of bodies affected on charging? Yes, but very less, because electrons carry some mass. When they are gained or lost, mass will be altered slightly. 16th, vehicle carrying inflammable materials usually have metallic chains attached to them which remain in contact with the ground during the motion. क्यों होता है? Because उसके पास inflammable materials हैं, तो even a small amount of spark will lead to a disaster. So क्या होता है? Whatever charge it acquires while moving due to air friction or something, so the entire charge must go to ground. So for that you put in a metallic rope which is in contact with the ground so that that charge goes to ground. 17th, a rubbed comb can lift paper pieces. Rubbed comb gets charged due to friction. When it is brought near small bits of paper, it attracts those papers due to polarization. A balloon is charged by rubbing it with silk. Will it stick more readily to conducting or insulating wall? It will stick to insulating wall, because when you bring it in contact with the conducting wall, then charges conduct and both bodies will now have the same charge and they repel each other. While when you place it in contact with the insulator, due to polarization, attraction will continue. There will be no conduction. Why do we say repulsion alone is a surest test for electrification? Because when two bodies attract each other, it is possible that both are charged, and it is possible that the one body is charged and the other is uncharged, because a charged body can attract an uncharged body. But a charged body can never ever repel an uncharged body. That is why repulsion is a sure test for electrification. 20th, why do metallic objects ordinarily do not get charged the same way as an ebonite rod? How can we charge such objects? अब देखो होता क्या है, एबोनाइट रॉड, कोई भी बॉडी, आपके पास एक रॉड है, आपने उसको रब किया, जब आप रब करोगे तो चार्ज उस पर जनरली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. सो वट एवर चार्ज द बॉडी एक्वायर्स दैट गोज टू द ग्राउंड.
ठीक है, सो दैट इज वाई व्हाट यू डू, यू नीड टू बी स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग पैड, एक इंसुलेटर पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, देन यू मेक रबिंग और बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। यही लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट ऑर्डिनरली गेट चार्ज ऑन रबिंग से in the same way as the ebonite rod. This is because any charge appearing on them leaks away to the earth through a body of the person holding them. We can however charge them by holding them on an insulating stand. Clear? आ जाते हैं 21st पे. Can a body have a charge of 8.8 into 10 to the power minus 19 coulomb? No. Minimum amount of charge which can be present on the body is charge of an electron. उससे छोटा charge नहीं हो सकता. 0.8 into 10 to the power minus 19 coulomb is less than the charge of electron. So a body can never have a charge of 0.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. Question number 22. A conductor when brought near a charged body is attracted towards it, but after touching the body, it falls away. क्यों? When it is brought closer, they get attracted due to induction. Conductors की बात की है, but when you place them in contact, what happens? Conduction happens. The both bodies require similar charge and the body repels. 23rd, why do we say that induction always precedes attraction? Whenever induction happens, opposite charge is induced on the closer surface. So whenever there is an induction, there has to be attraction. 24th, a very important question. There are 5 balls suspended separately from separate threads. Electrostatic attraction is shown by pairs 1 4 1 2 2 4. Okay, attraction हो रहा है 1 4 का, 1 2 का and 2 4 का, whereas 2 3 and 4 5 show repulsion. Repulsion show कर रहे हैं 2 और 3 रिपेल कर रहे हैं, 4 और 5 रिपेल कर रहे हैं. किन के पास सिमिलर चार्ज है? विच आर सर्टेनली चार्ज, विच आर न्यूट्रल. ओके, आपको मालूम है रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. आपको 1 2 3 4 और 5 दिया है. सो सबसे पहले जो रिपेल हो रहे हैं आप उनको ध्यान दो. 2 और 3 रिपेल कर रहे हैं तो 2 और 3 पे सिमिलर चार्ज है, मान लिया दोनों पे प्लस प्लस है. 4 और 5 रिपेल कर रहे हैं तो इन पे सिमिलर है, दोनों पे प्लस भी हो सकता है, दोनों पे माइनस भी हो सकता है. इसी तरह 2 पे भी हो सकता है, बट मैंने एक एग्जांपल ले लिया. अब देखो इनमें 2 3 4 5 आपस में कोई वैल्यू दी हुई है. हाँ, 2 और 4 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब अगर 2 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव है, और अगर 2 नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव है. 4 और 5 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो 5 पे भी नेगेटिव हो गया. तो 2 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 4 5 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. हमें सबसे पहले रिपल्जन वालों को पकड़ना है, क्योंकि रिपल्जन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. 1 और 4 पे देखो, 1 और 4 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से 1 पॉजिटिव होना चाहिए. 1 और 2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 नेगेटिव भी होना चाहिए, मतलब 1 चार्ज ही नहीं होगा, 1 न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो सबके साथ सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है. सो आपके पास फर्स्ट पार्ट में बोला विच ऑफ दीज हैव सिमिलर चार्ज 2 3 एंड 4 5, विच ऑफ दीज आर सर्टेनली चार्ज्ड 2 3 4 5, विच चार्ज इज न्यूट्रल, चार्ज नंबर 1. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में रिपल्जन को देखना है, फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. क्लियर? आ जाते हैं 25th पे. 2 bodies are attracting each other. One of the bodies is positively charged, the other body is not necessarily negative charge. Is it true? Yes. Induction हो सकता है. A positively charged metallic sphere is exposed to X-ray. X-ray मतलब high frequency wave है. तो जब भी एक positively charged metallic sphere है, ये positively charged metallic sphere है, इस पे X-ray आया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. What will happen to its positive charge? It will increase because electromagnetic radiation high frequency की जब fall करेंगी, so body will lose the charge due to electromagnetic radiation. फोर्थ वाला जो एग्जाम वो था ways of charging में. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. One metallic sphere A is given positive charge. एक metallic sphere है A, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया. पॉजिटिव चार्ज दिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले. And the other identical metallic sphere B of exactly same mass as that of A is given equal amount negative charge. बी को दिया नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए. देन मास की बात की है, तो ए का मास रिड्यूस हो जाएगा, बी का मास बढ़ जाएगा. हाँ की ना? ऑप्शंस देखते हैं. मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी रिमेन इक्वल. गलत. मास ऑफ ए इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीज हो रहा है. मास ऑफ बी डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीज हो रहा है. मास ऑफ बी इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक. तो डी ऑप्शन आंसर. ठीक है. आ जाते हैं 28th. इन जनरल metallic ropes are suspended from the carriers to the ground which takes inflammable material. Reason?
द स्पीड इज कंट्रोल्ड, गलत। टू कीप द ग्रेविटी, गलत। टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, बिल्कुल ठीक। अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो चार्ज जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। 29th, in charging by induction, a body to be charged must be an insulator, no. Body to be charged must be a semiconductor, no. Body to be charged must be a conductor, yes. इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में होता है पोलराइजेशन, इंडक्शन नहीं होता। आ जाते हैं नंबर 30 पे। 30th क्वेश्चन कह रहा है चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. Okay, charge on the second body is found to be Q2 after charging. Then अब देखो, ये एक बॉडी है, ये एक और बॉडी है, ग्लास रॉड। यहां पे Q1 अमाउंट है, जितने अपना चार्ज होगा उस लगभग उतना वो अट्रैक्ट करेगी ना। आप खुद सोचो, ये एक बॉडी है, इस पे सिर्फ बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कम अट्रैक्ट कर पाएगी ना, हाँ कि ना। अगर मैं पास इसके ले आऊंगा तो ये अट्रैक्शन और बढ़ा देगी, बट अपने चार्ज से तो ज्यादा नहीं चार्ज ला सकती। सो अगर इस पे Q2 चार्ज आ रहा है तो Q2 जो होगा वो या तो छोटा होगा या बहुत ही बढ़िया हो जाए, बहुत ही पास हो जाए, तो इक्वल हो जाएगा Q1 के। सो Q2 बाई Q1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या Q1 बाई Q2 जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो आपको बोला Q1 बाई Q2, सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नंबर डी पार्ट। आ जाते हैं 31 पे। An object of mass 1 kg contains इतना atoms. Okay. If 1 electron is removed from every atom, हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव किए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए 4 into 10 to the power 20, क्योंकि ईच एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। द चार्ज गेन बाय द सॉलिड ऑफ 1 gram इज, अब देखो बात उसने 1 kg की थी, बात उसने 1 kg की थी और चार्ज निकालने को बोल रहा है 1 ग्राम का। सो 1 kg में 4 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1 ग्राम में कितने होंगे? 4 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो उसने क्वेश्चन एकदम से चेंज कर दिया, उसने बोला 1 kg में इतने एटम्स है, बट चार्ज निकालने को बोला सिर्फ 1 ग्राम में। सो 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गया नंबर। चार्ज कितना होगा? एन कितना है? 4 into 10 to the power 17, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स मूव ऑन टू 32। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम। 8 कूलम का चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। चार्ज है -8 कूलम। सो Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एनी, एन आप निकाल सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन छोटी सी है। आ जाते हैं 33 पे। If an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, then A becomes positive and B becomes negative. Okay? A की बात कर रहा है, B की बात कर रहा है। जब A और B को रब करता है तो उसने बोला A पे आ गया पॉजिटिव, B पे आ गया नेगेटिव। If however an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, then A becomes negatively charged. Okay. अब इसमें हमें कुछ दिमाग सोचो, वर्क फंक्शन सोचो। ए पॉजिटिव हुआ मतलब ए ने लूज नहीं किया, तो इसका वर्क फंक्शन हो गया वर्क फंक्शन ऑफ ए, इसका वर्क फंक्शन हो गया वर्क फंक्शन ऑफ बी। आपको क्वेश्चन में पहले दे दिया वर्क फंक्शन ऑफ ए बड़ा है वर्क फंक्शन ऑफ बी, वर्क फंक्शन ऑफ ए ने लूज कर दिया, सॉरी ए ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, हाँ कि ना। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला? इफ हाउएवर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए इज रब्ड अगेंस्ट सी, देन ए बिकम्स नेगेटिव। ए और सी को जब आप रब करते हो तो ए नेगेटिव सी पॉजिटिव। सो यानी अब क्या हुआ? सी ने लूज किया, तो वर्क फंक्शन ऑफ सी छोटा है वर्क फंक्शन ऑफ ए से, हाँ कि ना। मतलब आपके पास आ गया वर्क फंक्शन सी का छोटा वर्क फंक्शन ए से और छोटा वर्क फंक्शन बी से। What will happen if an object B is rubbed with C? B और C को रब करोगे तो B के पास क्या आ जाएगा? B इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा क्योंकि B का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है। सो C हो जाएगा पॉजिटिव और B हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, ढूंढ लोगे चार ऑप्शंस में से। आ जाते हैं 34th पे। An object
Objects A, B, and C are three identical insulated spherical conductors. Objects हैं A, B, C. Insulated मतलब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. Originally A and B have charges of +3 millicoulomb. +3 millicoulomb. और इसके पास है -6 millicoulomb. ये इनिशियल चार्जेस दिए हुए हैं. Objects A and C are touched and move apart. A और C को टच कर दिया. A और C को सबसे पहले टच किया. जब A और C को टच करोगे तो सेकेंड सिचुएशन हो जाएगी. एक एक करके स्टेप बनाओ. B पे अभी भी सेम रहेगा. A और C में अब हो गया 3 और -6. कितना हो गया? -3. आधा इसके पास -3/2 मिलीकूलम. इसके पास भी -3/2 मिलीकूलम. और इसके पास +3 मिलीकूलम. Originally A and B, okay. A and C are touched and moves apart, okay. Objects B and C are touched before they are moved apart. अब B और C को टच करो. जब B और C को टच करोगे तो टोटल चार्ज हो गया 3 - 3/2. सो ये आ गया +3/2 और आधा आधा. तो A पे आ गया -3/2 मिलीकूलम. B पे आ गया +3/2 मिलीकूलम. 3/4. आधा इसके पास और इसके भी आधा इसके पास. हाँ कि ना? 3/2 टोटल था. हाफ हाफ दोनों के पास आ गया. इफ A and B are now held near to each other, A and B are now held, they will attract. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया अट्रैक्ट. सेकेंड पार्ट में if instead of objects A and C, if instead objects A and C are held, A और C ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक के पास नेगेटिव है दूसरे के पास पॉजिटिव है. तो स्टेप बाय स्टेप बनाओ, इजी रहता. क्लियर? ये था नंबर 34th. अब आ जाते हैं 35th पे. 35th कह रहा है फिगर शोज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड बॉट नियर 2 अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स A and B. सो दो मेटल स्फीयर्स हैं A and B. आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को लेकर आए and placed in contact with each other. Okay, what will happen if the rod is removed before the spheres are separated? Okay, जब आप ये नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा या पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा. एक बार दोबारा देखते हैं. ओके, एंड प्लेस्ड इन. What would happen if the rod is removed before the spheres are separated? रॉड रिमूव कर दोगे तो अगेन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. दोनों बॉडीज न्यूट्रल हो जाएंगी. What would be the would the induced charges be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or different conductors? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है. जितना नेगेटिव, क्योंकि ये ओवरऑल एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. सो ओवरऑल एक जितना इधर पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरी तरफ नेगेटिव आएगा. दो डिफरेंट बॉडीज और टच किया अलग बात है, बट ये एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेंगी दोनों बॉडीज. थर्ड पार्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड्स आर रिमूव्ड? जब स्लाइटली सेपरेट कर दोगे और फिर रॉड को रिमूव करोगे तो एक के पास आ जाएगा नेगेटिव और दूसरे के पास आ जाएगा पॉजिटिव. बोथ विल बिकम चार्ज्ड. ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 36 पे. 36 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन एयर आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट साइमल्टेनियसली. ओके, द टू पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव. व्हेन दे कोलाइड दे आर एट द मिड पॉइंट ऑफ द इनिशियल सेपरेशन. अब खुद सोचो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है. छोड़ दिया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना. फोर्स सेम होती है, ये आगे पढ़ोगे. Q1 Q2 by r² होता है. फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, दोनों पे फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है. जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. मतलब इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा तो जो कोलिजन होगा वो प्रोटॉन के ज्यादा क्लोजर होगा. तो टू पार्टिकल्स व्हेन दे कोलाइड दे आर एट द मिड पॉइंट ऑफ द इनिशियल सेपरेशन. नो. क्लोजर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन. यस. ठीक है जी, समझ में आ गया. एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है. जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वो तेज भागेगा तो दूर तक जाएगा. क्लियर? सो ये थे सारे कॉन्सेप्चुअल्स. अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है और आप क्लास में भी आ रहे हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो इसको. ठीक है जी, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल्स. अब हम अगले वीडियो में कूलम्स लॉ से शुरुआत करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.